प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको सप्तम अध्याय जन आंदोलन के उदय के संदर्भ में दलित पैंथर्स पार्टी के विषय में पढ़ाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले दलित पैंथर्स कौन थे, इस विषय पर चर्चा करते हैं। दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक संगठन था। इस संगठन में अधिकांशतः शहरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले युवा व्यक्ति जुड़े हुए थे। दलित पैंथर्स के उद्देश्य: पहला उद्देश्य था जाति आधारित असमानता को समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य था भौतिक सामानों के मामलों में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। नंबर 3 उद्देश्य था आरक्षण कानूनों को लागू करना। नंबर 4 उद्देश्य था छुआछूत को पूर्णतया समाप्त करना। अब बच्चों, उसका उदय कैसे हुआ, इस विषय पर चर्चा करते हैं। 70 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में शिक्षित दलितों की प्रथम पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने लिए आवाज़ उठाई। इनमें मुख्य रूप से शहर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दलित थे। दलित हितों की दावेदारी रखने के लिए 1972 में महाराष्ट्र में दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स बना। स्वतंत्रता के बाद वर्षों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सजग थे कि अनुसंविधान में जाति आधारित किसी भेदभाव को कोई स्थान नहीं दिया जाए। उनकी मुख्य मांगें आरक्षण व सामाजिक न्याय थीं। बच्चों, दलित पैंथर्स की गतिविधियों के विषय में आपको जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के विरुद्ध लड़ना दलित पैंथर्स की मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निरंतर विरोध आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने सन 1979 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून में दलितों पर अत्याचार करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स का मुख्य एजेंडा था जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित समस्त वंचित वर्गों का एक संगठन बनाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसान आंदोलन कौन कौन से हुए, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है तिभागा आंदोलन। तिभागा आंदोलन सन 1946-47 के बंगाल में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन मुख्यतः जोतदारों के विरुद्ध मझोले किसानों एवं बटाईदारों का संयुक्त आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य कारण सन 1943 में बंगाल में पड़ा भीषण अकाल था। इस आंदोलन के कारण कई गांवों में किसान सभा का शासन स्थापित हो गया, परंतु औद्योगिक मजदूर वर्ग और मझोले किसानों के समर्थन के बिना यह शीघ्र ही समाप्त हो गया। दूसरा जो आंदोलन था तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद राज्य में सन 1946 में जागीरदारों द्वारा की जा रही जबरन एवं अत्यधिक वसूली के विरुद्ध में चलाया गया क्रांतिकारी किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में किसानों ने मांग की थी कि उनके सभी ऋण माफ़ कर दिए जाएं, परंतु जमींदारों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्रांतिकारी किसानों ने 5000 गुरिल्ला किसान तैयार किए और जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। गुरिल्ला सैनिकों ने जमींदारों के हथियार छीन लिए और उन्हें भगा दिया, लेकिन भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने पर यह आंदोलन समाप्त हो गया। तीसरा आंदोलन था आधुनिक किसान आंदोलन। अपने हितों की रक्षा के लिए किसान समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से कपास के दामों में कमी होने के कारण कपास उत्पादक राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि के किसानों में असंतोष फैल गया। मार्च 1987 में गुजरात के किसानों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए विधानसभा का घेराव करने की योजना बनाई। सरकार ने गुजरात विधानसभा की किलेबंदी कर दी। पुलिस ने किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए और किसानों ने पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध ग्राम बंद करने की अपील की, जिसके कारण गुजरात के अनेक शहरों में दूध और सब्जी की समस्याएं कई दिनों तक बनी रहीं। किसान आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसानों की समस्याएं वैसे ही बनी हुई हैं जैसे कि ब्रिटिश काल में थीं। इससे जाहिर होता है कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद किए गए सभी किसान आंदोलन असफल रहे हैं। इन किसान आंदोलनों की असफलता का
मुख्य कारण है किसान आंदोलनों के अच्छे संगठन की कमी, किसानों में अज्ञानता, अंधविश्वास, आसन्न स्थिति, क्रांतिकारी तथा उद्देश्यपूर्ण विचारधारा की कमी और योग्य नेतृत्व का अभाव। अब बच्चों, भारतीय किसान यूनियन अथवा BKU के विषय में आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन का क्या अर्थ है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन उत्तर भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों का एक संगठन है। इसका उदय कैसे हुआ? उत्तरी भारत में के भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव तथा प्रसार धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। यह 1980 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में से एक था। जनवरी 1988 में उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान इकट्ठे हुए थे। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दरों में की गई वृद्धि का विरोध कर रहे थे। किसानों का यह अत्यंत अनुशासित धरना था। उन्हें जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे, उन दिनों आसपास के गांवों से उन्हें बराबर राशन पानी प्राप्त हो रहा था। भारतीय किसान यूनियन द्वारा मेरठ में आयोजित जनवरी 1988 की विशाल सभा व धरना उसके प्रभाव तथा महत्व के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। अब बच्चों, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगें क्या थी, इस विषय पर जानकारी देते हैं। सबसे पहला था, देश में सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों को लाभ होना आरंभ हो गया। वर्षों बाद इन भागों में गन्ना तथा गेहूं मुख्य नकदी फसलें बनी। भारतीय किसान यूनियन में गन्ने तथा गेहूं की खरीद मूल्य में वृद्धि करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगी पाबंदियों को हटाने, उचित दर पर गारंटी युक्त विद्युत उपलब्ध कराने और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल से जुड़े विवाद में कृषि बनाम उद्योग का विवाद प्रमुख था। बच्चों, अब इस आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? उसमें सबसे पहला जो विशेषता थी, भारतीय किसान यूनियन ने सरकार पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डाला तथा इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना प्रदर्शन व जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इस प्रकार की कार्रवाइयों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के गांव के हजारों किसानों ने भाग लिया। दूसरी विशेषता थी, भारतीय किसान यूनियन के अधिकांश सदस्य एक विशेष समुदाय से संबंधित थे। इसमें किसानों के जातिगत जुड़ाव का भी इस्तेमाल किया गया। इस संगठन में जातिगत समुदायों को आर्थिक मामलों पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया गया। नंबर 3 विशेषता थी, भारी किसान यूनियन के लिए धनराशि तथा अन्य संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों द्वारा जुटाए जाते थे तथा इन्हीं के सहारे भारतीय किसान यूनियन की गतिविधियां भी संचालित होती थीं। नंबर 4 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक भारतीय किसान यूनियन ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से अलग रखा था। ये अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय थे। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपनी मांगें मनवाने में सफलता प्राप्त की। इस तरह यह किसान आंदोलन 1980 के दशक में सर्वाधिक सफल आंदोलन था। अब बच्चों, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम अथवा NFF के विषय में आपको पढ़ाते हैं। मछुआरों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। देश के पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में देशी मछुआरों के समुदाय मत्स्य व्यवसाय में संलग्न हैं। सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट तथा भारतीय समुद्र में व्यापक स्तर पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्रॉलिंग जैसे तकनीक के उपयोग की अनुमति दी तो मछुआरों के जीवन तथा आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ। तब मछुआरों ने स्थानीय स्तर के संगठन 1970 और 1980 के दशक में अपने मुद्दों को लेकर राज्य सरकारों से लड़ते रहे। 1980 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में नारीकरण की नीति प्रारंभ हुई तो मछुआरों ने मजबूर होकर अपना एक राष्ट्रीय मंच स्थापित किया। इसी का नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम
NFF रखा गया। केरल के मछुआरों ने व्यवसाय से जुड़े साथियों को एकत्र करने की प्रमुख जिम्मेदारी संभाली। इसमें मत्स्य व्यवसाय से जुड़ी दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी संगठित किया गया। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने सन 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी तथा इसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की यह लड़ाई केंद्र सरकार की एक विशिष्ट नीति के खिलाफ थी। इस नीति में व्यावसायिक जहाज़ों का गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई थी। इस कारण बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए इस क्षेत्र के दरवाजे खुल गए थे। जुलाई 2002 में नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल का यह आह्वान विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछलियां मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में किया गया था। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने पारिस्थितिकी की रक्षा और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर में समधर्मा संगठनों के साथ हाथ मिलाया है। बच्चों, इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, याद करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।